क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेकर आ गए 23 दिसंबर का करंट अफेयर पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए भी है। ठीक, अच्छा ईपीएफओ जो भी इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं उनको अच्छे से आप लोग देखा करो। 20 क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे सीधे सीधे। ठीक, बाकी पॉलिटी इकोनॉमी और साइंस वाले जो है टॉपिक ज्यादा देखना। यूपीपीएससी एमपीपीएससी बीपीएससी सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले जो है आप लोग के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है, हमारा यूपीएससी का पेड ग्रुप चल रहा है 2021 के लिए और ईपीएफओ का 22 दिसंबर से अभी जस्ट चालू हुआ। तुरंत इसमें लॉग इन कराइए, आप लोग एनरोल करिए और जो है आप कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696606608 पर। ठीक, अच्छा आगे बढ़ने से पहले अपनी मोडस ऑपरेंडी समझ लीजिए कि रजिस्टर आप लोग रखना है। ये उन लोग के लिए जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, रजिस्टर रखना। उस पर जो भी मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ ये पीडीएफ पेड ग्रुप में तो मिल ही जाएगी। उसके अलावा पेड ग्रुप वाले भी जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ उसको इस पे एक ही रजिस्टर लिखो ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। मैप बुक रखिए। ठीक, इंडिया की अलग, वर्ल्ड की अलग, और लोकेशन जो भी आती जाए मैं बताता भी रहूंगा, उसको जरूर देखना है। सिलेबस जो है यूपीएससी के मेंस के हिसाब से आप लोग को रटा होना चाहिए वर्ड टू वर्ड, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें। और मैंने भी एक वीडियो दिया है यूपीएससी का जो 2020 का पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उससे जो है क्या सीख लेनी चाहिए आगे कैसे पढ़ना उसके बारे में। ठीक, बाकी 6 बजे आप लोग को रोज सुबह मिलता ही है करंट अफेयर का वीडियो, इसको जरूर देखिए, लगातार फॉलो करिए और बहुत आप लोगों को फायदा होगा। इसमें प्रीलिम से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती है, इंटरलिंकिंग कैसे करना है, कैसे रिमेंबर करना है लॉन्ग टाइम तक। ठीक, पहली जो हमारी न्यूज है वो है हिस्ट्री जीएस पेपर 1 में क्या क्या आता है। हिस्ट्री आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, आपका सोसाइटी आता है, ज्योग्राफी आता है। ठीक, ब्रॉड ब्रॉड जो है इसमें अमित शाह जी जो है होम मिनिस्टर हैं हमारे, और वो अभी गए थे कहाँ पे, मिदनापुर, जहाँ पे खुदीराम जी बोस जी का, जो कि रेवोल्यूशनरी थे, बंगाली रेवोल्यूशनरी थे ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो उनके घर गए थे यहाँ पे। अच्छा, होम मिनिस्टर के पास में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वीजा, इंटरनल सिक्योरिटी। एक बार इनकी वेबसाइट विजिट करिए मिनिस्ट्री ऑफ होम की, और ये सारी चीजें क्या क्या देखना होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अबाउट अस, ठीक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, स्कीम्स कोई चल रही हैं या फिर प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें आप लोग को एटलीस्ट देखनी है वहां पे। ठीक है, अच्छा खुदीराम बोस जी क्या है, बहुत छोटी उम्र में ये चले भी गए थे बेचारे, और 1889 में इनकी पैदाइश हुई मिदनापुर में डिस्ट्रिक्ट में। रिवोल्यूशनरी टेररिज्म में ये चले गए थे। टेररिज्म बोलना वैसे शब्द खराब होगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, कई लोग मॉडरेट्स थे जो खाली पिटीशन, प्रोटेस्ट और मतलब प्रेयर ये सब करते थे। कई सारे इसमें कौन थे आपके, जैसे कि फिरोज शाह मेहता थे आपके, ये सारे आपके कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक, ये लोग थोड़े से गर्म दिमाग के होते थे, लेकिन फिर भी ये भी मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं बम बम फेंकने लगे। जो ये लोग क्या थे, जैसे बाल पाल और क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक पाल आपका जो है हो गए। ठीक, लाला लाजपत राय, ये सब लोग जैसे थे, ये भी थोड़ा सा ज्यादा न्यूज़पेपर में और ये सब लिखना कि लोगों को, मासेस को उठाते थे। लेकिन ये जो रिवोल्यूशनरी वाले एक्टिविटीज वाले थे, ये लोग क्या थे, ये कि बम बम बनाते थे और सीधे अटैक करके खत्म करने की इनकी वो रहती थी। इंडिविजुअल बेसिस पे काम करते थे ये। ठीक, इन्होंने ये किनसे इंस्पायर्ड थे खुदीराम बोस, अरविंदो घोष और आपके सिस्टर निवेदिता। ठीक, और इसके बाद 1905 में ये काफी एक्टिव हो गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, और ये 15 साल की उम्र में अनुशीलन समिति, इसके बारे में जो चीजें एक बार जरूर पढ़िए, अनुशीलन समिति क्या थी। ठीक, अभिनव भारत क्या था, वीडी सावरकर ने क्या क्या चीजें बनाई हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि वीडी सावरकर जी भी जो है काफी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे। और इसके बाद उन्होंने बॉम्ब बनाया, और जो आपके ये थे किंग्सफोर्ड, ये डीएम थे आपके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के। आज का कहाँ पे है ये बताइए, बिहार में। ठीक, और इन्होंने क्या 1908 में प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर सोचा कि इनको मार देंगे। गलती से क्या हुआ कि एक और दूसरे व्यक्ति थे प्रिंगल कैनेडी, ये मर गए और इनकी वाइफ और डॉटर मर गई, ये किंग्सफोर्ड बच गया। और जो है पहले लोग कोर्ट में डालना चाहते थे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता था, लेकिन उनको लगा कि कई सारे सिविलियंस मर जाएंगे। तो आप देख रहे हो खाली टारगेटेड इनका वो था, ब्रिटिश को दुश्मन मानते थे और ब्रिटिशर्स को इनको करना था।
तो उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर अरेस्ट हो गए वैनी करके एक रेलवे स्टेशन के पास में। उनका हिस्टोरिक ट्रायल चला। अब ये जो नाम बता रहा हूँ ये पढ़ना, क्योंकि 2020 वाले यूपीएससी के पेपर में देखा गया कि ऐसे पूछ ले रहा है इस टाइप क्वेश्चन कि किसने लड़ा था इनका या फिर किसने प्रिसाइड किया था। जज कॉन्डोफ थे, नथुनी प्रसाद, जनक प्रसाद, खुदीराम बोस के, इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। ठीक, और देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कई सारे जो है कोविड-19 के नए स्ट्रेन पाए गए हैं जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है और ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, करीबन 70% तक। ठीक, अब देखिए इससे कई सारे रीजन है। ये भी कहा जा रहा है कि यूके जो है मॉनिटरिंग अच्छी कर रहा है तो उसको म्यूटेशन दिख रहा है। ठीक है, और इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। इंडिया में एक्सपर्ट ने बताया कि इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ मॉनिटरिंग बहुत कम है। जो है होनी चाहिए वो क्या है, 1 मतलब 300 अगर आप स्वैब्स लेते हो तो आप जो है उसका क्या कहते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हो अगर आप 300, तो आपको उसकी उस सैंपल की जीन सीक्वेंसिंग करके देखनी चाहिए। उस जीन सीक्वेंसिंग के थ्रू ही आप देख सकते हो कि भैया कि वो उसमें म्यूटेशन कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। म्यूटेशन क्योंकि किस में होता है, जीन्स में होता है वायरस के। ठीक, तो जीन सीक्वेंसिंग यहाँ पे 1:3 होनी चाहिए, लेकिन हमारे क्या है 30,000 पे 1 हो रही है जीन सीक्वेंसिंग। तो कहा जा रहा है कि जीन सर्विलांस बढ़ाना चाहिए। अब ये वाले जो मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ ये बहुत जगह पढ़ के मैंने एक साथ इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ध्यान सुनिएगा, जीन सर्विलांस बढ़ाने की बात करी गई है कोविड से रिलेटेड। अच्छा, ये देखिए क्या है कि जो आपका कोविड है ये 19, ठीक, ये सार्स कोरोना वायरस, अगर वायरस का नाम पूछा है तो ये नाम होगा, कोविड-19 डिजीज है। ठीक, ये अगर है तो इसके ऊपर कई सारे स्पाइक्स निकले हुए हैं, स्पाइक प्रोटीन। ये क्या करता है, पूरी बात समझा रहा हूं समझिए। ये क्या करता है कि ये ह्यूमन में जाके उसके सेल्स पे जो है चिपक जाता है और सेल्स जो ये स्पाइक्स हैं ये सेल्स में घुसने में आसानी इसको होती है। ठीक, इसीलिए जो ये भी एक म्यूटेटेड ही वर्जन है, सार्स वाला जो है पहले भी था। ठीक, अब ये भी तो एक म्यूटेशन होके हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ये एक आरएनए टाइप का वायरस है, आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस का म्यूटेशन होता रहता है, वो इसलिए क्योंकि जब ये सेल्स के अंदर जाकर मल्टीप्लाई जब करता है तो क्या है कि वहां पे प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। ठीक, मल्टीप्लाई जब कर रहा है तो मान लीजिए कुछ इधर उधर कुछ इसका शेप बिगड़ गया, पहले मान लीजिए स्क्वायर हो रहा था तो ये सर्कुलर हो गया या फिर कुछ ये ट्रायंगल हो गया, तो प्रूफ रीडिंग ना होने की वजह से इसको जो है ये करेक्ट नहीं करता है, मतलब इसको खत्म नहीं करेगा। ये ऐसा बन गया तब भी इसको खत्म नहीं करेगा। ठीक, ये आरएनए वाले में अंदर की बात थोड़ी सी बता रहा हूँ, समझ लीजिए, बस जो बता रहा हूँ उतना ही सुन लीजिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई पीएचडी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो प्रूफ रीडिंग ना होने की वजह से क्या है कि आरएनए वाले में ज्यादा जल्दी म्यूटेशन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये खुद के लिए भी इसके हानिकारक हो सकता है वायरस के लिए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा खतरनाक हो जाए, और होता रहता है, ज्यादा खतरनाक वाले ही हमें दिखते हैं। ठीक, अब ये ह्यूमन सेल्स के अंतर्गत अंदर जाके ये स्पाइक्स जो इसके बने हुए हैं ये अंदर पेनिट्रेट करने में आसानी रहती है, और फिर जब सेल्स के अंदर ये पहुंच जाता है तब ये रेप्लिकेट करता है बहुत तेजी से। ठीक है ना, तो अब यहां पे क्या है कि अब कई कई सारे क्वेश्चन उठे कि भैया ये वैक्सीन जो बनाई गई है क्या ये अब कितनी इफेक्टिव है इस नए वाले स्ट्रेन पर। तो बिल्कुल इफेक्टिव है, सबने कहा कि इफेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और आप लोग जो है इससे बिल्कुल भी मत घबराइए। और ये वाला नया वाला भी जो है ऐसा नहीं है कि इसका डेथ रेट और बहुत ज्यादा है, बस ये इन्फेक्शन ज्यादा फैला रहा है, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो म्यूटेशन वाली बात है तो वो कह रहे हैं कि भैया एक चीज समझो कि हर साल जो कंपनियां हैं वो कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है उसके लिए भी हर साल वैक्सीन उनको नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि क्या है, क्योंकि म्यूटेशन इतना ज्यादा है, आरएनए वाले में होती ही ज्यादा है, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक, तो ये सारे कंसर्न्स हैं, बाकी यहाँ पे फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये कि पीपल रिस्पॉन्स टू वैक्सीन कैसा होगा, उन्होंने कहा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट इन्फेक्टेड है और साइंटिस्ट नाइदर एक्सपेक्टेड नॉर ए कॉज फॉर पैनिक, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, म्यूटेशन क्यों हो रहा है, म्यूटेशन जो है जेनेटिक सीक्वेंस में होता है, जैसे मैंने आप लोग से पूछा था कि डीएनए क्या है, ATCG। ठीक, ए टी से बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, सी आपका जी से बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक, ये तरीके से जब ये आपका इससे बॉन्डिंग होती है तो डीएनए बनता है, डी आपका क्या है, डाई ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड वाला। ठीक, तो ये डीएनए जो है इसके जो एक सीक्वेंस होता है उसको जीन बोलते हैं। ठीक, पूरा जेनेटिक वो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक सीक्वेंस जो होगा उसको जीन बोलेंगे।
तो जीन सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, इनमें कुछ चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। ए का टी सही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ए का ना सी से होगा ना जी से होगा, और सी का हमेशा जी सही होगा, जी का सी से होगा, ऐसा बोल लेना। कि जो इसमें केस में क्या है कि आरएनए वायरस है, इसमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है, और ये अरेंज मतलब करके मीन्स अ चेंज इन द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है जेनेटिक सीक्वेंस वो चेंज हो जाता है, सिंपल, ठीक। ये बहुत ज्यादा ऑफन होता रहता है, और ये मिस्टेक जो होती है इनकी कॉपीज बनाने वाले होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो अलग से बताया वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया था, ठीक। इस म्यूटेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो यूके रिसर्चर ने इसको आइडेंटिफाई किया है किस नाम से, 501 N501Y के नाम से, ध्यान रखना। यही पूछ लेगा, बताओ ये अभी न्यूज में था, किससे संबंधित है, ठीक। 1100 नए इन्फेक्शन होंगे यूके से रिलेटेड, बताया गया कितना ज्यादा उठ रहा है। एक कंसोर्टियम है जो कि इसको ट्रैक कर रहा था, यूके में ट्रैकिंग अच्छी, ये भी एक कहा जा रहा है कि भैया वहां पकड़ लिया गया, इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन हम ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा, जो मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक। म्यूटेंट जो स्पाइक भी हुआ है, क्या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा मोर कंसर्न, दे वुड बी मोर कंसर्न अबाउट म्यूटेशन इन द स्पाइक रीजन अदर देन द रीजन ऑफ द कोरोना वायरस जीनोम, ठीक। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्पाइक रीजन होता है, जो वही कांटे ऐसा निकला होता है, इसमें अगर म्यूटेशन होगा तो ये ज्यादा जो है कंसर्न वाली बात है, चिंता वाली बात है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यही है वो बाइंड कर जाता है ह्यूमन प्रोटीन के साथ में, और फिर वहां सेल के अंदर पहुंच के अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और यही सारे इन्फेक्ट और सारी सीवियर डिजीजेस फैलाता है, इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है, ठीक। मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा म्यूटेट हो जाए कि जो वैक्सीन बनी हुई है उनके इम्यून रिस्पॉन्स से उनसे बच्चा मतलब बच के निकल जाए ये, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, शुड वी वरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। विल सर्वाइव और डिपेंडिंग अपॉन इम्यून रिस्पॉन्स, कोई ज्यादा दिक्कत इसमें बताई गई है, कोई नहीं है। डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस म्यूटेशन टू हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ठीक। क्या इंडिया में भी म्यूटेटेड स्ट्रेन देखा गया है, हमने नहीं देखा है। ये कहाँ के, ये डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा है, CISR के हैं ये, आपके सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद वाले। म्यूटेशन में देखना चाहिए, नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। कई सारे कॉन्सेप्ट उसमें जो मैंने बताया उनको बस ध्यान में रखिएगा, ठीक। हम लोग कौन सा एक टेस्ट करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं RT-PCR, इसका फुल फॉर्म प्लीज आप लोग लिख के बताइए। ये क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांस वो करता है, ठीक है। ये RNA को DNA में चेंज करके फिर इसको मॉनिटर करता है, देखता है, ठीक। और इसका क्या है कि वैक्सीन का रोल क्या होता है कि भैया देखिए, वो एक बहुत ही मिनिमल या फिर बहुत ही मतलब मरा हुआ सा वायरस ही आपके शरीर में इंजेक्ट करेंगे, ठीक। और फिर वहां से जो प्रोटीन जो बनेगा या फिर जो रेस्पॉन्स बॉडी का होगा वो उसको खत्म कर देगा। और ये एक तरीके के बी सेल्स होते हैं। ये क्या होता है इस बार तो क्योंकि इतना कमजोर होता है कि बॉडी हमारी इम्यूनिटी जो नेचुरल वाली है वो खुद इसको खत्म कर देती है, और फिर जो बी सेल होते हैं ये मेमोराइज कर लेते हैं इसको, इस वाले वायरस को, ठीक है। और एंटीबॉडीज बना के इसको खत्म कर दिया इन्होंने, ठीक, बी सेल के थ्रू। अब क्या है, और टी सेल्स जो होते हैं वो किलर सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, वो खत्म करते हैं, ठीक। अब क्या है कि जब अगली बार ये मान लीजिए नेचुरली मतलब वायरस के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू नहीं, कहीं किसी और से आपके पास आता है तो ये और तेजी से इसको खत्म करते हैं। वैक्सीन का ये प्रोसीजर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए ये सिंपल से यहाँ पे न्यूज आई है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कुछ नए गेम जो है अपने खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम में ऐड कर दिए गए, जो कि हरियाणा में होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। गटका, कलारीपट्टू, टांगता और मलखम, ये तीनों जो हैं ये आपके मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। मलखम एक जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स क्राफ्ट है। आपने देखा होगा कई बार जो है वो पेड़ से लटक के और रोप से जो है रोप के थ्रू लटक रहे होते हैं और मुद्रा में आ जाते हैं बैठे वाले, और इस टाइप से, तो वो वाली चीजें हैं, ठीक। गाटका क्या है, पंजाब का है, मार्शल आर्ट है, निहंग सिंह वॉरियर करते हैं इसको, सेल्फ डिफेंस के लिए है, स्पोर्ट्स की तरह होता है। कलारीपट्टू कहाँ से है, ये कलारी है, इंडियन मार्शल आर्ट, ये भी है, केरला का है ये, और बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड है फॉर द मार्शल आर्ट, क्योंकि ये बहुत टाइम से है इंडिया में, इंडियन के मार्शल आर्ट्स में। ठांगता जो है मणिपुर का है, और ये माइतीज जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ से है, हो सकता है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पूछ ले, ठीक। और ये वहाँ के डोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं मणिपुर में, ठीक। अच्छा बताइए, वहाँ के मणिपुर के हिली एरियाज में रहते हैं या फिर, क्योंकि पीछे इशू था, हिल एरियाज में रहते हैं कि वहाँ की प्लेन्स या वैली एरिया में रहते हैं, ये आप लोग को बताना है थोड़ा सा सर्च करके। और ये फाइटिंग स्किल्स है, वर्शिप का भी है। मलखम वही है, जिम्नास्ट परफॉर्म करते हैं, वर्टिकल स्टेशनरी, हैंगिंग वुड पोल, केन और रोप पे जो है
किसी ऐसे देखा होगा कि आपने ये पोल लगा हुआ है जमीन पे, इससे इस पे ऐसे चढ़ रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, जिमनास्ट। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के समझ लेते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है और ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाओ, सब लोग खेलें और ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन हम बना सकें। टैलेंटेड जो प्लेयर्स हैं उनको ज़मीन से उठाओ, और अगर वो उसमें निकले हाई पावर्ड कमिटेड हों तो उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है 5 साल के लिए 8 साल के लिए 5 लाख रुपए तक का। ठीक, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है अगले साल हरियाणा में होगा, इस साल का गुवाहाटी असम में हुआ था 2020 वाला। इसका ऑब्जेक्टिव जो है 12 वर्टिकल्स में दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। कम्युनिटी कोचिंग, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए स्कूल चिल्ड्रन के अंतर्गत, नेशनल रीजनल स्टेट एकेडमी, स्पोर्ट्स ऑफ वीमेन, ठीक, टैलेंट रिसर्च, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्टिकल्स पूछ लिएगा, ये पूछ सकता है, वैसे इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं यूपीएससी के अगर उससे देखा है तो। ठीक, कोई अब देखिए सेंटिनल, अंडमान एंड निकोबार 2 मेजर आइलैंड्स हैं, उस पर कई सारे आइलैंड्स हैं। तो जो अंडमान आइलैंड है आपका, उसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, वहां पे एक सेंटिलीज ट्राइब है जो कि बहुत ही ज्यादा सेक्लूडेड अलग रहती है। नेग्रिटो ट्राइब्स हैं, ठीक है, ब्लैक्स वाली, और अलग रहती है। अभी कुछ साल पहले आपने सुना भी होगा कि अमेरिकी एक जो था वो वहां पे जाके उनकी फोटो वोटो खींच रहा था या जो भी है, उसको इसने मार भी दिया था। मतलब बहुत ही ज्यादा अभी आदिवासी पुराने उसमें रहती है, मतलब इस तरीके से अभी बिल्कुल ही अलग रहती है, आइसोलेटेड रहती है। तो अभी इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ठीक, मेरा कहने इस मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो उनका वो अपनी स्पीड से चल रहे हैं, अपनी उससे कर रहे हैं, तो वो हमसे कोई नीचे नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बस ये है कि अभी काफी सेक्लूडेड है, पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। ये कितने हैं? 75 हैं। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है ये आप बताइएगा? 75 करीब है ये। ठीक, और ये सारी जानकारी किसने दिया है? अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा इनके साथ जाओगे, सेंटिलीज से मिलोगे जुलोगे, तो उनके लिए हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कम है इनकी अभी पॉपुलेशन, हो सकता है पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाए। और ये सब किसने बताया? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बताया। अच्छा, आप लोग अभी तुरंत पॉज करके बताइए आंसर कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता होगा, ऐसे ही देखने से कि ये आदिवासी है और इस तरीके से किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता होगा। अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। ठीक, अच्छा, इसमें एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया गया और ये पहले बताया गया, जॉन एलन चाउ थे, इनको मार दिया गया था। और ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि राइट टू द पीपल टू ऑफ आइलैंड इज नॉट नेगोशिएबल। जो यहाँ पे रहते हैं इनसे ज़्यादा खेलो वेलो नहीं, उनको रहने दो। अगर ज़्यादा सा भी आपने कुछ किया तो ये बिल्कुल इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, हो सकता है एक्सटेंट हो जाए। इनका जो मतलब राइट्स है यहाँ पे इटर्नल है और सेक्रोसेंट है। ईपीएफओ वाले ध्यान देते रहना, जो यहाँ पे वर्ड्स हैं उन पे शाश्वत हैं। इटर्नल मतलब कि हमेशा रहने वाला, और एक होता है वर्ड एफेमरल, एक होता है वर्ड एफेमरल, आप लोग बताइए। ठीक, ईपीएफओ वाले सेक्रोसेंट है, पवित्र है। ठीक, और ये श्योरली मतलब कुछ आपने ज्यादा कमर्शियल मोटिव यहाँ पे दिखाया तो ये खत्म हो जाएंगे। ये नेगेटिव ट्राइब है और इनकी पॉपुलेशन देख रहे हो आप, 50 से 100 है खाली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे। और ये जो नियरली 70 पीवीटीजीज हैं उसमें से आते हैं। और ये 5 और कौन सी ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पे, ये पूछ चुका है यूपीएससी पहले। शोम्पेन है, ओंगे है, जरावा है और ग्रेट अंडमानीज है। ठीक, और इनको प्रोटेक्शन आपका मिला हुआ कौन से एक्ट के अंतर्गत? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 के अंतर्गत। और तो ये इससे क्या है कि ट्रेडिशनल एरियाज को डिक्लेयर किया जाता है, और जो इन ट्राइब्स के द्वारा ऑक्युपाई किए गए हैं उनको क्या बोलते हैं? रिजर्व्स बोल देते हैं। ठीक, तक कि मतलब इनका प्रॉब्लम, और यहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता कुछ लोग को छोड़ के। यूपीएससी का पूछेगा कि ये ऐसे रिजर्व्स होते हैं जहां पे कोई नहीं जा सकता है। ठीक, तो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वाला वीडियो देख लिया है ना यूपीएससी 2020 वाला एनालिसिस वाला, ओनली करंट अफेयर चैनल पे जरूर देख लेना। ठीक, और स्टेप्स क्या लिए गए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? तो पॉलिसी ये बनाएगी, ब्रिंगिंग आउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द स्टेट्स डेवलपमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट जो डेवलपमेंट इनका कराना चाहता है, ये जो आश्रित बना रहे हो आप, डिपेंडेंसी बना रहे हो, इससे इसको छोड़ दो, उनको अपने हिसाब से आत्मनिर्भर बनते हुए करने दो। जैसा कि अभी पूरे देश में किया जा रहा है कि सब लोग आत्मनिर्भर, सब लोग सेल्फ सस्टेन करो, कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट पे डिपेंड रहने की, अपना काम खुद देख लो। ठीक, वैसे ही यहाँ पे बात की गई है सेंट्रलीज के लिए। ठीक, इंटरलिंक करके पढ़ो, याद रहता है। अलॉन्ग विद द स्टेप्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ग्रेट अंडमानीज लैंग्वेज, इनकी बचाओ, और जो है इनको टीच करो थर्ड लैंग्वेज में इनके मेंबर्स को, ताकि जो है प्रोटेक्शन हो सके। और कई जो भी लोग आना चाह रहे हैं एंट्री अनऑथराइज तरीके से, ठीक, इस पे तो उनको रोको। फिशिंग और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करो। क्यों?
क्योंकि भैया यही तो खाएंगे ये लोग, कुछ खाएंगे भी ना। तो और इनके जो वुमेन है, चिल्ड्रन, को वो करो, बचा के रखो, सेफ गार्ड करो। ठीक, ये नहीं उनके यहाँ पहुंच गए वो खत्म कर देंगे, आपको भाला वाला फेंक के मार देंगे। ठीक, और इनका एक्सप्लॉयटेशन और वॉयरिज्म, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो आउटसाइडर द्वारा होता है, इस सबको खत्म करो। वॉयरिज्म क्या होता है? ताक झांक करना। कोई है अब मतलब यहाँ पे ये जो आदिवासी हैं, ज्यादा कपड़े वपड़े कुछ पहनते नहीं है, कई लोग जाके उसकी फोटो बनाने लगेंगे, कुछ होते हैं बदतमीज टाइप लोग, तो उन सबको से जो है इसको बचाना है इनको। ठीक, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। और इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है। 1945 में बना था। और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करता है, मतलब कैसे जो है मानव शास्त्रीय अध्ययन हो रहा है, उनका डेटा जो है रिसर्च की जाती है। अच्छा, एक बंदा था वेरियर एल्विन, ये अंग्रेज थे और इंडिया में ही रुक गए थे, और ये ट्राइब्स के बीच में रह के इन्होंने बहुत स्टडी करी। ऐसे ही मतलब ऐसे ऐसे कभी आए तो यार आप इनका नाम लिख सकते हो वहाँ पर। ये अंडमान निकोबार से, यहाँ पे देखिए मैपिंग बताई कि ये नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है, इन दोनों को आपका अंडमान और निकोबार जो आइलैंड को बीच से 10 डिग्री स्टेट वो जो है आपका लॉन्जिट्यूड नहीं लैटिट्यूड जो है इसको वो करता है 10 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड करता है। और ये सुमात्रा जो ये आप कहीं देख रहे हो इंडोनेशिया का पार्ट है, वहां से बहुत करीब है। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, 10 डिग्री पूछ चुका है, इसलिए कह रहा हूं मैप बुक रोज तुरंत देखा करो जब मैं बैठा करूं, भले ही पॉज कर लो लेकिन देखो जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला जो है जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड है। तो बहुत सिंपल है। पॉन्जी स्कीम क्या है? आप किसी मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा जाकर कोई आपके पास आया, कहा 100 रुपए दो, अभी 1 साल के बाद तुमको मैं 300 रुपए दूंगा। ठीक, इस टाइप के मतलब धकोसलेबाजी करके और बेवकूफ बना के आपको कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा और रिस्क भी इसमें बहुत कम है। तो इस टाइप की जो स्कीम्स होती हैं उनको पॉन्जी स्कीम बोलते हैं। एक ठग था, वो मतलब ठग मतलब स्वेंडलर। ठीक, स्वेंडलर करके होती है, ईपीएफओ लो प्लीज देखना। ठीक, तो स्वेंडलर जो ठग था उसके नाम पे ही पॉन्जी, उसका नाम सरनेम पॉन्जी था, उसी से पॉन्जी स्कीम हो गई। इस टाइप की स्कीम वो चलाता था। कई सारी फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिटर से इंटरेस्ट कह देंगे, भैया 100 रुपए रखो, ये सोना रख दो और तुमको इतना जो है रिटर्न देंगे, और ये सारी चीजें हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई जुड़ा, उसको ये बताया कि हम आपको ये दे रहे हैं, फिर उसके बाद जोड़ते गए, फिर क्या है कि ये जो पैसा दे रहा है उससे इसको देने लगे। अब इसने आगे बोला यार ये तो स्कीम सही है, ये तो वाकई में ऐसा कर रहा है। तो इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे जोड़ते होगे, तो ऐसे ये वाला फिर इसको देगा, ये वाला फिर इसको देगा, ये वाला ऐसा देगा। ये होता है इनका बेसिक फीचर। इसको पिरामिड स्कीम भी बोलते हैं एक तरीके से, कि लेग्स बनाओ। कई आपने सुने होंगे, कई सारी कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं है। ये सब इसी में करके बेवकूफ बनाते हैं कि आपको मेंबर बनाएंगे, वो कुछ नहीं, आपका ही पैसा आपको जो बाद में जुड़ता है वो तो खत्म हो जाता है। ठीक, ऐसा बेंगलुरु में अब क्या किया गया, रीजनल कमिश्नर को बनाया गया। ये क्या करेगा, केसेस को जो ऑलरेडी चल रहे हैं और जो जो मतलब इनको कंपाइल करना, जो भी केसेस पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पूरे स्टेट में जो भी है उस पर पूरी एक फाइल बनाओ। ये सिंपल को कहा गया ही बात। और ये आरबीआई ने बताया है कि 118 फाइनेंस कंपनी इस तरीके की स्टेट में है, कर्नाटका में। और कई सारी जो लॉ हैं बस वो समझ लीजिए, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2004 और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, ये पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड है। और इसमें यही है कि पॉन्जी स्कीम को खत्म करना है, ये सारी बातें हैं। कंसर्न चिंता क्या है कि वहीं ड्यूप कर देते हैं, फ्रॉड करने वाली बातें। यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है कई सारे अभी बेंगलुरु में हुए भी थे, अभी हुआ था 1 साल पहले, आईएमए नाम से करके ये था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि शारिया करके बताया कि शारिया जो आपका, इसको हलाल इन्वेस्टमेंट भी स्कीम भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत इसने कम से कम 50,000 लोगों को बेवकूफ बनाया। ठीक है, और मतलब एक कार्ल मार्क्स का एक वो है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ठीक, इसको मतलब वैसे मैं बोल रहा हूं कि रिलीजन के नाम पे काफी मासेस को मतलब बहुत से सबको जो है बेवकूफ बनाया जा सकता है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक, तो ये यहाँ पे था, तो इसलिए और ज्यादा स्टेट अब वो हो गई है, सतर्क हो गई है। चार्ल्स पॉन्जी नाम से थे, एक स्वैंडलर थे और जिसको ठग बोलते हैं। तो अभी एक फिल्म आई थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, बड़े बड़े कलाकार थे उसमें, तो उसको हम बोल सकते थे स्वैंडलर ऑफ इंडिया। ठीक,
तो ये पॉन्जी स्कीम फ्रॉडलेट स्कीम होती है, हाई रेट के बताते हैं आपको मिलेगा, रिस्क कम होता है, वही सारी बात है। और जो है फ्रॉडलेट इन्वेस्टिंग स्कैम होता है, जनरेट रिटर्न कैसे करते हैं आपका, कि जो मनी जो आपसे अर्लियर इन्वेस्टर का है वो लेटर इन्वेस्टर से लेके देते हैं, वही जो पहले आपको बताया। अब देखिए महानदी कहाँ पर है, आपकी उड़ीसा में है। ठीक, अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये जो है ये उड़ीसा है आपका। तो यहाँ पे महानदी का रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो है उससे रिलेटेड आप लोग को पूरा मैपिंग करनी है। जो पेड ग्रुप में है वो लोग पेड ग्रुप में इसको जरूर भेजेंगे। ठीक, अभी दिखाया था ना 2020 में उसने कावेरी ड्रेनेज बेसिन में पूछ लिया था, बताओ कौन कौन से नेशनल पार्क है, वही चीज आप लोग को यहाँ पे भी करनी है। महानदी फ्लड प्लेन में कौन कौन से नेशनल पार्क या फिर बाकी चीजें एक बार देखते चलो, ताकि वहां पे आए तो एलिमिनेट करके आप आंसर सही कर लो। ठीक है, तो एनजीटी ने यहाँ पे जो इसके फ्लड प्लेन्स है महानदी रिवर के, जो कि लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की, उसके लिए कहा है कि एक कमेटी बनाई है और कहा है कि इनको आइडेंटिफाई करो कौन कौन से फ्लड प्लेन्स हैं। फ्लड प्लेन्स मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए रिवर है ये। ठीक, इसको ऐसे भी आप देख सकते हो, ये रिवर बह रही है, कभी कभी जब पानी इसमें ज्यादा हो जाएगा तो ये उछल के इधर ही आ जाएगा ना, तो ये जहां तक जाएगा इसको क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन्स बोलेंगे। अब इसमें जो है, अच्छा चलिए आगे बता, तो ये फ्लड प्लेन्स है, तो रिवर के उन्होंने कहा है कि फ्लड प्लेन्स को आइडेंटिफाई करो। उस कमिटीज बोला किसने, एनजीटी ने। एनजीटी क्या है, आपकी स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक संस्था, इसका पार्लियामेंट में एक एक्ट बना के किया गया था। एनजीटी के अंतर्गत 5-6 लॉ हैं जिसको ये एक तरीके से क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, उस पर काम करता है। तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ लॉ को इंटरप्रेट करके वो करता है। ठीक, और ये एक तरीके से इसलिए क्या है, जुडिशरी की तरह काम करता है, लेकिन पूरी जुडिशरी की तरह काम नहीं करता है। ठीक, और ये किस उस पे प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या सिद्धांत पे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है आपका, कि जो जज है वो अपना ही केस नहीं लड़ सकता है, जो कोई जिसको आप सजा दे रहे हो उसको पहले सुनो और फिर उसके बाद ही उसको सजा दो, ये नहीं कि उसको बिना सुने ही सजा दे रहे हो। और थोड़े ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, ये वाली बात है। और ये क्योंकि ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है, तो आपका जो है ये काफी एक्सपर्ट्स हैं किसमें, इन्वायरमेंट में। ठीक, इन्वायरमेंट में है। अच्छा, ये लॉज जरूर आप लोग लिख के बताना कि एनजीटी के अंतर्गत लॉज कौन कौन से आते हैं। क्या करना है, एनजीटी आपको जो लिख के इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अबाउट अस चेक करना है। ठीक, ऑफिशियल, हमेशा ऑफिशियल पे जाओ, जो जो वहां सही है वहीं हर जगह सही है। इन्होंने ये कहा है कि ये नवीन पटनायक ने कि जो एरिया है इसमें हम लोग कल्चरल, इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल ये सब करेंगे, और जो कटक के लोग हैं उनको जो है हर चीज यहाँ पे सहूलियत दी जाएगी इसके द्वारा। एनजीटी ने ऑर्डर किया है दिलीप सावंतरे, कोई नाम वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ने बताया था कि उसको ट्रांसफॉर्म करके हम एम्स प्लस बनाएंगे, उसके लिए 1000 करोड़ का रखा था। अब ये जो महानुभाव हैं दिलीप जी, ये पहुंच गए, उन्होंने पिटीशन डाल दिया और कहा कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, रिवर की इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी और उसका जो है फ्लो जो है महानदी का, वो सब बिगाड़ देंगे, इन्वायरमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इन्होंने कमेटी बना दी एनजीटी ने और कहा कि देखो भैया कि ये मेडिकल कॉलेज के बनने में महानदी के जो फ्लड प्लेन्स है उनको कोई डैमेज ना हो, पहले कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कर लो कौन से फ्लड प्लेन्स है, वहां पे इस टाइप का कंस्ट्रक्शन ना हो रहा हो, और कंस्ट्रक्शन हो तो कितनी दूर हो ये बताया गया है यहाँ पे अभी नीचे। ठीक, तो अभी बताऊंगा लेजिस्लेशन। अच्छा, ये बताया था, देखिए इन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन जो करना भी है, लॉ जो जनरली ये इंश्योर करता है क्या कि आपका वेटलैंड्स हैं उसके, जैसे वेटलैंड एक रिवर भी होती है, उससे 50 मीटर दूर, 50 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और ये जो, और फ्रॉम द मीन हाईलैंड लेवल ऑफ इन द पास्ट 10 ईयर्स। ठीक, तो मतलब ये है कि मान लीजिए कोई रिवर थी, ऐसे आप इसको ऐसे देख लो, तो यहां से रिवर जो है कई साल ये जो है जब इसमें पानी ज्यादा हुआ, मान लीजिए मानसून टाइम पे, तो ये मान लीजिए यहां तक पहुंची, ये यहां तक पहुंची, तो कुल मिला के एवरेज ये निकला, तो यहां से 50 मीटर के तक जो है इस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक, इसमें कई सारे लॉ हैं एनजीटी का, उसने एनजीटी ने कहा कि कोई सेंट्रल लॉ नहीं है जो रेगुलेट करता हो फ्लड प्लेन्स को। सिर्फ एक अभी इन्होंने 16 में जो है एक नोटिफिकेशन निकाला था, अधिसूचना, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने ये अधिसूचना निकाली थी, नोटिफिकेशन, और उसमें क्या गंगा रिवर से रिलेटेड, और किस एक्ट के अंतर्गत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे इस टाइप के।
और जो है सीपीसीबी भी इसी ने बनाई है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये प्रोहिबिट करता है कोई भी एक्टिव फ्लड प्लेन जो है एरिया ऑफ रिवर गंगा और ट्रिब्यूटरी, इस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, कोई भी, प्रोहिबिटिंग एनी कंस्ट्रक्शन जो कि एक्टिव फ्लड प्लेन्स पे हो, हर साल जो है जा रहा हो। ठीक। अच्छा, आप लोगों को वो पता है ना बाबर क्या होता है, खादर क्या होता है, ठीक, और जो है बांगर क्या होता है, ये सब पढ़ा है ना। तराई क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बताइएगा, मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे, आप लोग मुझे बताइएगा कि नहीं पता है सर, इसको बता दीजिए। ठीक, ये भी सही है। फिर उसके बाद वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने मॉडल एक बिल लाए थे 1972, लेकिन ये चल नहीं पाया था, फ्लड प्लेन से मतलब रिलेटेड था। कुछ लॉ जो है स्टेट के भी हैं, जैसे मणिपुर का, उत्तराखंड का है वेटलैंड 2017। अच्छा, उत्तराखंड में 2012 में एक लॉ आया था फ्लड प्लेन से रिलेटेड, और 2013 में यहाँ बादल फट गया था, बड़ी वो हुई थी त्रासदी वहां पे। ठीक, ये वाला आप लोग देख ही चुके हो अभी। अगला जो हम लोग की न्यूज है वो क्या है, कोस्टल रडार सिस्टम से इंडिया मान लीजिए ये है आपका, ठीक, और उसके बाद जो है इसके आसपास इंडियन ओशियन है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और इधर जो है अफ्रीका के कुछ हैं देश, इधर सारे देश हैं, म्यांमार इधर हो गया, इधर आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। ठीक, तो इन सब में क्या कह रहा है इंडिया की, कोस्टल में राडार सिस्टम लगा दो। एक तरीके से चाइना को काउंटर करने की बात चल रही है। राडार सिस्टम रहेगी और चेन नेटवर्क बनेगा, तो उससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी हाई सीज की। हाई सीज क्या होती है, EEZ, जो कि जो टेरिटोरियल लाइन है, जो बेस लाइन है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में होती है। यहां तक जो है आपका EEZ हो गया, उसके बाद जो पानी होगा वो हाई सीज कहलाता है, वहां के थ्रेट से बच सकेंगे। बस ये बताया गया कोस्टल राडार नेटवर्क के अंतर्गत। इसमें जो है अभी इंडिया की बात चल रही, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश, इन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर पूछ ले, इसको देखते रहना इस वाले फेज को कि कौन कौन ने नहीं ज्वाइन किया, वही वाला एक नाम दे देगा, 4 नाम में पूछ लेगा, बताओ कौन सा नहीं ज्वाइन किया है, बताओ। तो नई वाला ज्वाइन याद भी रख सकते हो, क्यों? क्योंकि ज्वाइन तो बहुत सारे लोगों ने किया, 46 38, ठीक, बहुत सारी कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है, तो जिसने नहीं किया वो आपको आसानी से याद रहेगा। समझो, यही सब ट्रिक्स होती हैं। अच्छा, अब मैप बुक में आप लोग देखिए कि मॉरिशस की क्या लोकेशन है। ठीक, मॉरिशस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। सेशेल्स मैंने आप लोग से पहले ही पूछा था, श्रीलंका तो पता ही है आप लोग को। ठीक, उसके बाद जो है ये सब ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद इंडिया ने फेज 1 में 46 कोस्टल रडार स्टेशन बनाए हैं अपनी कंट्रीज के, अपनी कंट्री कोस्ट लाइन में, हैज बीन सेटअप अक्रॉस द कंट्रीज कोस्ट लाइन। ठीक, अपनी है और बाकियों के भी। और उसके बाद फेज 2 में क्या है, हम 38 लगाएंगे, जिसमें से कुछ 4 जो है वो मोबाइल रडार सिस्टम भी होंगे। कोस्ट गार्ड लगाएगी इसको एडवांस स्टेज। कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोस्ट गार्ड जो है टेरिटोरियल वाटर के बाद, मतलब 12 नॉटिकल के मीटर के बाद जो होता है वहां पे करता है काम। ठीक, और EEZ के बाद में कौन करता है, इंडियन नेवी करती है। ठीक, कोस्टल रडार सिस्टम क्या है, मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस, स्ट्रेटेजिक इंडियन ओशन में जो है वही इंफॉर्मेशन रखना। और यहाँ पे एक जो है ये सब इंडिया चाहता है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने में इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट के साथ। भारत के सहायता करना चाहता लोग की जो महासागर के तटवर्ती राज्यों में है। ठीक, वहीं सब सेशेल्स में, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, ये हो गया। इंडिया एक्चुअली इंडियन ओशन में क्या बनना चाहता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। जो लोग मेंस लिखना चाहते हैं, मतलब लिख रहे हैं या चाहते हैं, वो इसको जरूर ये रखें कि इंडियन ओशन में कभी बात आए तो इंडिया क्या बनना चाहता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना चाहता है। और इसी रिगार्डिंग एक जो है इनका प्रोग्राम भी इंडिया का, जिसका नाम है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन वाली बात करता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एनालिसिस सेंटर सब दे रखे हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर 2014 में बनाया गया था। ये कहाँ सिचुएटेड है, गुड़गांव सिचुएटेड है। ठीक, कोस्टल एरिया में नहीं, गुड़गांव में, इसलिए पूछ सकता है। ऑपरेटेड ये नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा जो ऑपरेट किया जाता है, ये नोडल सेंटर है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन का कलेक्ट करता है और लोग जिनको जरूरत है उनको देता भी है। ठीक, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशियन रीजन में, 2018 में स्टेब्लिश किया गया है। और ये हब है आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन का इंडियन ओशियन रीजन में। और ये वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन 21 कंट्री और 20 मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर से। वाइट शिपिंग क्या होता है कि मान लीजिए यूएस है, यूएस और इंडिया, तो यूएस और इंडिया आपस में एक्सचेंज करेंगे, बताओ कि नॉन मिलिट्री कमर्शियल कौन कौन सी शिप्स चल रही हैं। ठीक, तो मतलब एक तरीके से कि कमर्शियल वाली जो शिप्स हैं उनके बारे में बता दो,
तो ये आपने पिन पॉइंट कर लिया कि हाँ ये हैं, ठीक। जो ये वाली नहीं है, इसके अलावा जो उनको सबको एज ए मिलिट्री वाले गिना जाएगा, ठीक। तो लोकेशन आपको पता रहेगी तो कन्फ्रंट होने के चांसेस कम रहेंगे। आ गए हम अपने जो है फेवरेट पोर्शन, क्वेश्चन वाले फॉर्म अपने पैटर्न पे, ठीक। क्वेश्चन का पैटर्न जो है यहाँ पे क्या है, कुछ चेंज है। यहाँ पे हम लोग आपको पूछ रहे हैं कि इन्वायरमेंट के जो है क्वेश्चंस, ठीक। और उसमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो भी जो है सिंपल से हैं बट थोड़े कंफ्यूजिंग है, ठीक। तो यहाँ पे ट्रू वाला कौन कौन से हैं इसमें यहाँ पूछा गया। एक हिमालय ट्रिलियम है, समझिएगा जो मैं आपको बताता रहा हूँ, जो फोकस करने वाली चीज है वो हिमालय ट्रिलियम एक कॉमन हर्ब है, ठीक। मतलब आपकी जड़ी बूटी है, हिमालय में पाई जाती, ये IUCN ने इंडेंजर्ड कैटेगरी में ला दिया गया है। अब इससे आपको ये पता चला, अगर ये क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, चलिए बता देता हूँ। तो IUCN जो है ऐसा नहीं सिर्फ एनिमल्स की ही वो निकालता है। अब देखो यहाँ पे हर्ड, जड़ी बूटी मतलब प्लांट्स की भी निकाल रहा है, ठीक। IUCN जो है नेशनल पार्क की भी निकालता है कैटेगरी, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया की। नेशनल पार्क जो है किसमें, 4th में आता है या 5th में आता है, आप लोग बताइए एक बार कमेंट करके, ठीक। हर्ब जो है ये कई सारे इसके यूजर्स हैं इंडिया, मतलब इसीलिए इसकी डिमांड भी हो जाता है और ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसकी वजह से एंडेंजर्ड हो गया है, विलुप्त होने के कगार पर, संकटग्रस्त है। मतलब टेम्परेट और सब अल्पाइन जोन में पाया जाता है। अब जो भी टेम्परेट और सब अल्पाइन जोन है, इंडिया वाले मैप बुक में आप देखोगे जो फिजिकल मैप है, तो उसमें जो है सफेद सफेद सा होगा, मतलब जो है ठंडे एरियाज जो है जिनकी हाइट क्या है 2400 से 4000 के बीच में है, वहां पे पाया जाता है। सारी स्टेटमेंट इसमें सही है, मैप बुक से जोड़ते हुए प्लीज इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेटस ऑफ लेपर्ड की बात हो रही है, स्नो लेपर्ड की बात नहीं हो रही, ठीक। उससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट बताने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है रिपोर्ट 2018 की, ठीक। इसमें जो है पॉपुलेशन बताई गई है कि लेपर्ड की बढ़ गई है 60% से 2014 के मुकाबले, ठीक है। और हाईएस्ट जो है बताया गया कि महाराष्ट्र में, लेकिन ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश में। तो अब एक चीज समझ लो, मध्य प्रदेश में टाइगर की भी सबसे ज्यादा इस समय हो गई और आपकी लेपर्ड की भी सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गई है। इस समय इंडिया में जो लेपर्ड हैं वो कितने हैं, 12,852 है, ठीक। ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये गोवा लिबरेशन डे से है। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है, गोवा लिबरेशन डे मतलब कि गोवा मुक्ति दिवस, ठीक। अच्छा समझ लो पहले कि इंडिया से अगर पूछा जाए कि पॉलिटिकल हमारी इंडिपेंडेंस मिल गई तो 1947 में मिल गई थी ब्रिटिशर्स से, लेकिन अगर पूर्णता हमारे यहाँ से अगर फॉरेनर्स गए हैं और हमने अपनी संप्रभुता पाई है, सोवरेनिटी पाई है, तो पाई है 1961 में, जब हमने पोर्तुगीज को जो है निकाल भगाया था यहाँ से ऑपरेशन विजय के अंतर्गत, ठीक। और जो है पोर्तुगीज को निकाल भगाया था गोवा से। अब एक चीज समझना, सबसे पहले इंडिया में फॉरेनर्स 1498 में कौन आया, वास्को द गामा आया वो पोर्टुगीज। अगर कभी कभी ये भी पूछता है सबसे ज्यादा जो बाहरी शक्ति से आए थे यूरोपियन, ये कोई आया था तो वो कौन था, पोर्टुगीज आए थे। और सबसे आखिरी में भी यहीं गए थे 1961 में, ठीक। तो ये एक मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी हिस्ट्री से रिलेटेड। ये 20 दिसंबर को नहीं 19 दिसंबर को होता है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि जो सेलिब्रेट किया जाता है विक्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने फ्री किया गोवा को। 450 साल तक जो है पोर्टुगीज ने यहाँ पे रूल किया, ठीक। और जो है मतलब पोर्टुगीज और जब इंग्लिश वाले ये सब लोग थे तो इंडिया के आइलैंड्स जैसे एलिफेंटा आइलैंड है, ये एक दूसरे को दहेज में बांट देते थे। मतलब हमारा देश, हमारा सब कुछ, और हमारे बीच में फूट होने की वजह से देखो कितना मजे लिए इन लोगों ने। दिसंबर 18 1961 को इंडिया ने लॉन्च किया था 36 आवर का मिलिट्री ऑपरेशन, और ऑपरेशन विजय के नाम से, और उनको निकाल के भगा दिया था यहाँ से, ठीक। तो इसी तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा। कमेंट जरूर करिए प्लीज, आंसर्स को कमेंट जरूर करिए। रजिस्टर एक ही बनाई ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। मैप बुक जो है जरूर देखते चलिए, सिलेबस पढ़ लीजिए प्लीज, फिर से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा जो अभी मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स का 2020 का जो है पूरा बताया कि उससे क्या सीख लेके आगे बढ़ना, उसको जरूर देखिए। और ये वीडियो सीरीज रोज सुबह 6 बजे आप लोग मिलती है, इसको जरूर देखा करिए। लगातार हम लोग साथ आप बने रहिए, खूब सीखिए, खूब पढ़िए।
और अगर आप लोग को हमारे साथ जुड़ना है पेड ग्रुप में तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पर। यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का पेड ग्रुप ओपन है। ईपीएफओ की 5,000 फीस है, यूपीएससी की मात्र 13,000 रुपये फीस है, इंक्लूडिंग जीएसटी है दोनों। पूरी टेस्ट सीरीज, पूरा कंटिन्यूअस हेड होल्डिंग एक्सरसाइज है, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ जो मिलता है आपको यहाँ पे वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आप लोग के लिए। ठीक, तो इस तरीके से चलिए आज का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।